Good morning, students. A very warm welcome in my chemistry class. Today we have to discuss the energy of our vitals. Earlier we have discussed all the four quantum numbers, how it should be calculated. So let us come forward with energies of our vitals. Okay. Before discussing the energies of our vitals, let me discuss the degenerate, ground state and excited state. Okay. Especially for hydrogen atom, I am discussing it. हाइड्रोजन एटम के केस में बच्चों जो सबसे पहला ऑर्बिटल है दैट इज़ 1s एंड द फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ एनी एलिमेंट, हाइड्रोजन ही नहीं किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट ऑर्बिटल होता है दैट इज़ इट्स ग्राउंड स्टेट. ठीक है, ये सबसे स्टेबल एनर्जी वाला स्टेट होता है. इसकी जो एनर्जी होती है मिनिमम होती है, बट दिस इज़ हैविंग द स्टेबल कंडीशन. वैसे भी एनर्जी जब कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी, है ना. तो ये मिनिमम एनर्जी लेवल है एंड दिस इज़ कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल कंडीशन. ठीक है, ऊपर के जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे ग्राउंड स्टेट से उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी और जब भी ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाना होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, अब इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर हैविंग मोर एनर्जी देन ग्राउंड स्टेट लेवल. ठीक है, इसीलिए उनको एक्साइटेड स्टेट लेवल कहते हैं. ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट समझ में आ गया होगा. ये हाइड्रोजन के केस में यहाँ डिस्कस किया गया. क्या किसी भी एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो जो फर्स्ट लेवल होती है दैट इज़ कॉल्ड ग्राउंड स्टेट और आगे के सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, अब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? दो ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी लेवल पे हों दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल. ठीक है, जैसे 2s 2p आप देखिए ये सेम एनर्जी लेवल पे हैं, दीज आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल. 3s 3p 3d सेम एनर्जी लेवल, 4s भी उसी को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है. ठीक है, सो 4s और 3d में थोड़ा सा वेरिएशन है, मैं अभी आगे डिस्कस करूँगी. लेकिन जो सेम शेल में है, एक ही शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं जैसे फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, वो सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. तो आई होप आपको डीजेनरेट, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट समझ में आ गया होगा. इन तीनों की डेफिनेशन आपको लिखनी है, आप लिख लेंगे आज के क्लास की डेट डाल के. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, लेकिन अब जब हम नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं तो एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है. 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, 2s 2p की एनर्जी इक्वल होगी लेकिन 1s से ज़्यादा होगी. ठीक है, तो ये आपको ये ऑर्डर समझ में आ रहा होगा. 1s से ज़्यादा 2s 2p है लेकिन 2s 2p की एनर्जी इक्वल है. ठीक है, 3s 3p 3d एनर्जी इक्वल है लेकिन दिस इज़ मोर देन 2s 2p. ठीक है, ऐसे ही 4s 4p 4d 4f दे आर हैविंग इक्वल एनर्जी लेवल बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दे आर हैविंग द सेम शेल. सो इनकी जो एनर्जी होगी इक्वल होगी लेकिन 3s 3p 3d से ज़्यादा होगी. ठीक है, हम लोग ये बात डिस्कस कर ही चुके हैं कि 1s में केवल एक ही ऑर्बिटल, फर्स्ट शेल में केवल एक ऑर्बिटल होगा, सेकेंड शेल में दो ऑर्बिटल होंगे 2s 2p, थर्ड शेल में तीन ऑर्बिटल होंगे 3s 3p 3d, फोर्थ शेल में चार ऑर्बिटल होंगे 4s 4p 4d 4f और फर्दर ये बढ़ता चला जाता है. ठीक है, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप ये याद रखिए 1s में एक ही ऑर्बिटल रहता है, फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, सेकंड शेल में दो ऑर्बिटल होते हैं 2s 2p, थर्ड शेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं 3s 3p 3d, फोर्थ शेल में चार ऑर्बिटल होते हैं 4s 4p 4d 4f. फर्दर 5 में जब आप जाएंगे तो ये 4 फिर 4 ही रहता है. 5 में भी 5s 5p 5d 5f, उससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती तो हम लोग उसके लिए बॉदर नहीं करेंगे. 1 2 3 4. ठीक है, 4 तक आप याद रखिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये पोर्शन हमारा क्लियर हो गया. अब हम लोग बात करते हैं कि इनमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा. इससे पहले एक टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट. ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों. शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे हम लोग इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं. जैसे क्लास में सबसे सेंटर में कौन होता है? टीचर. ठीक है, उसके बाद बेंचेस पे बच्चे बैठे होते हैं, है ना. टीचर सेंटर में होता है, बच्चे बैठे होते हैं. जो फर्स्ट बेंच पे बच्चा बैठा है उसके ऊपर टीचर का फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स. टीचर जो है सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होता है फर्स्ट बेंच से. ठीक है, इन कंपैरिजन टू द लास्ट बेंच स्टूडेंट. ठीक है, अब ये जो लास्ट बेंच स्टूडेंट है इससे कनेक्शन में टीचर को प्रॉब्लम क्यों आती है? प्रॉब्लम है ये बीच के बच्चे, है ना. ये जो बीच में गैप क्रिएट हो जाता है बच्चों की जो लाइंस हैं, इसकी वजह से जो लास्ट बेंच पे बच्चा बैठा है उसके लिए अट्रैक्शन फोर्स टीचर का कम हो जाता है ना. तो यानी ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं ये बीच के बच्चे.
सिमिलर इफेक्ट इज अकरिंग विथ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस सेंटर में है, न्यूक्लियस इज हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द शेल्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। हर शेल पे न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन है। न्यूक्लियस इज हैविंग पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज हैविंग नेगेटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। फर्स्ट शेल पे तो ये बहुत तगड़ा लगेगा, लेकिन लास्ट शेल पे ये फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ दीज इंटरफेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इनकी वजह से लास्ट शेल पे जो है जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का वो कम हो जाता है, ठीक है। तो यानी जो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी जो नेट पॉजिटिव चार्ज है, नेट अट्रैक्शन फोर्स है, जिसको हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, वैलेंस शेल पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स होता है, दैट इज लास्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं ना, तो न्यूक्लियस फोर्स का जो वैलेंस शेल पे जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ये जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिए, तो वैलेंस शेल पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ऑब्वियसली। सो दिस डिक्रीज ड्यू टू द दिस डिक्रीज इन अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू द इंटरफेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। और इस शील्डिंग को माइनस करने के बाद वैलेंस शेल पे जो न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। मतलब आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, शील्डिंग को माइनस करने के बाद, मतलब इस डिस्टर्बेंस को माइनस करने के बाद, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये नेट फोर्स है ना, मतलब हमने इस डिस्टर्बिंग एलिमेंट को, वैसे तो अट्रैक्शन फोर्स है, ये पॉजिटिव अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन बीच में इलेक्ट्रॉन हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो यानी ये फोर्स को कुछ कम कर रहे हैं, तो इस कमी को हम लोग जब माइनस कर देते हैं देन इट विल बिकम नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो आई होप आपको शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, आपको इसको लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये शील्डिंग ऑर्बिटल्स में अलग अलग तरीके से होती है, बिकॉज द एस ऑर्बिटल सबसे क्लोज होता है न्यूक्लियस के, स्फेरिकल शेप होता है, इसलिए इसकी शील्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। उससे कम पी डिस्टर्ब करता है, उससे कम डी डिस्टर्ब करता है, और सबसे कम एफ डिस्टर्ब करता है। तो आपसे कोई पूछे कि शील्डिंग सबसे ज़्यादा किस ऑर्बिटल की होती है, एस की। शील्डिंग सबसे कम किस ऑर्बिटल की होती है, एफ की। तो अगर एफ के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब शील्डिंग कम हो रही है। एस के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब शील्डिंग बढ़ रही है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम डी ऑर्बिटल में करेंगे आगे, सॉरी डी ब्लॉक में करेंगे, जब हम 12th में डी ब्लॉक पढ़ेंगे, तो वहाँ के लिए इसको याद रखिएगा। आई होप कि आपको शील्डिंग समझ में आ गई होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आ गया होगा, और किस ऑर्बिटल की शील्डिंग कितनी होती है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एस की मैक्सिमम होती है, एफ की मिनिमम होती है, ये भी आप ऑर्डर लिख लेंगे, दिस इज ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इतना हो गया, आगे बढ़ें। ओके, लेट मी रब दिस फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने ये पोर्शन भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम लोग N+L रूल के पास। N+L रूल क्या है? ऑर्बिटल को हमें एनर्जी लेवल्स के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए N+L रूल चलता है। ये N+L रूल क्या है? लोअर द वैल्यू ऑफ N+L फॉर एन ऑर्बिटल द लोअर इज इट्स एनर्जी। N+L की वैल्यू जितनी, N+L क्या है? N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इन दोनों का सम, इसकी वैल्यू जितनी कम होगी ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही कम होगी, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू सेम आ गई, सेम आ जाएगी, तब हम कैसे उसको एनर्जी के ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तब के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसकी शेल नंबर कम होगी वो पहले आएगा, मतलब n की वैल्यू जिसकी कम होगी इट विल हैविंग लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। ये बात समझ में आई? N+L रूल समझ में आया, ठीक है। तो N+L रूल क्या कहता है? यहाँ पे देखिए आपको 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p सभी के लिए यहाँ N+L की वैल्यू कैलकुलेट की गई है। s ऑर्बिटल है,
तो L की वैल्यू 0 होगी, मैंने आपको बताया था। p ऑर्बिटल है, L की वैल्यू 1 होगी। d ऑर्बिटल है, L की वैल्यू 2 होगी। f ऑर्बिटल है तो L की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, 0 1 2 3 SPDF बताया था ना मैंने। अच्छा, और जो आगे नंबर लिखा हुआ है दैट इज़ नंबर ऑफ शेल एंड दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये अपने आप में n की वैल्यू बता रहा है। तो 1s के लिए n की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप n प्लस L की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज़ 1। 2s के लिए इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 3s के लिए, 3p के लिए, ठीक है, सबके लिए कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप 2p और 3s देखिए, दोनों की n प्लस L की वैल्यू 3 ही आ रही है। ठीक है, क्यों 3 आ रही है? क्योंकि 2p के लिए L की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि p ऑर्बिटल है, n की वैल्यू 2, 2 + 1 = 3। और 3s के लिए क्या है, s की वैल्यू 0 हो जाएगी, n की वैल्यू 3, क्योंकि s ऑर्बिटल है तो l तो 0 होगा, लेकिन n की वैल्यू क्या होगी 3, तो ये n प्लस l की वैल्यू क्या कितनी होगी 3। तो दोनों के लिए ही n प्लस l की वैल्यू 3 है। लेकिन अब एनर्जी लेवल में पहले कौन आएगा, 2p पहले आएगा। 2p की एनर्जी लोअर होगी 3s से। क्यों? क्योंकि 2 इज़ द सेकेंड शेल, यानी n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू कम है, इसका मतलब ये इसकी एनर्जी जो है वो लोअर होगी इन कंपैरिजन टू 3s। ठीक है, तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आएगा। इस टेबल को भी आपको बनाना है, आज की क्लास की हेडिंग डाल करके इसको लिखना है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे ये जो हमने n प्लस L रूल अभी समझा, ठीक है, इसी के बेसिस पे ऑर्बिटल्स को एनर्जी लेवल में अरेंज किया गया है। और ये अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ प्रिंसिपल। किसने इसको अरेंज किया है? ऑफबाउ ने। ऑफबाउ साइंटिस्ट का नाम नहीं, ऑफबाउ का मतलब होता है, इट इज़ अ जर्मन वर्ड, इट मीन्स बिल्डिंग अप। मतलब ये ऑर्बिटल्स को एनर्जी लेवल के बेसिस पे बिल्डअप किया गया है कि पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा और सबसे लास्ट में कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा। ठीक है, तो आप देखें इसको। सबसे पहले सबसे लोअर एनर्जी 1s की होती है। अभी हमने n प्लस L रूल से देखा भी, सबसे पहले 1s फिल होता है। ठीक है, इसको इसी तरीके से आप बना के अपने दिमाग में याद कर लीजिए। जैसे 1s है, फिर 2s 2p सेम एनर्जी लेवल है तो एक जगह अरेंज होगा, फिर 3s 3p 3d, ऐसे अपनी कॉपी में आप बना लीजिए। ठीक है, 4s 4p 4d 4f, ऐसे आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप इस तरीके से ये एरोज़ बनाते चले जाइए, इसको दिमाग में एकदम बिठा लीजिए। ठीक है, अब ये फिल कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले सबसे लोअर एनर्जी लेवल 1s की होगी। 1s विल बी फिल्ड फर्स्ट व्हेन वी सी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम देख रहे हैं, सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा? 1s। ठीक है, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s पहले फिल होगा 3d से। ठीक है, 4s 3d से पहले क्यों फिल होता है? बिकॉज 4s इज हैविंग लोअर एनर्जी देन 3d। ठीक है, 4s की एनर्जी 3d से लोअर होती है, इसलिए 4s पहले फिल होता है। ये बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, 4s को हम लोग पहले फिल करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन कभी निकालना होता है ना, तब भी इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकलता है। तो ये बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते समय 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरता है, और निकालते समय कभी जब इलेक्ट्रॉन निकालने की भी ज़रूरत होती है तो 4s से पहले निकलता है इन कंपैरिजन टू 3d। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो भरा हमने 4s को पहले है, लेकिन लिखते समय हम 3d को पहले लिखेंगे, बाद में 4s को लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? 3 बातें मैंने बोली। 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरता है इन कंपैरिजन टू 3d, 4s से इलेक्ट्रॉन पहले निकलता भी है इन कंपैरिजन टू 3d, क्योंकि पहले डाला है तो पहले निकालेंगे भी। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो 3d को पहले लिखते हैं, 4s को बाद में लिखते हैं। भरा पहले है 4s को, लेकिन लिखते समय 3d को पहले लिखेंगे, 4s को बाद में लिखेंगे। ठीक है, चलिए कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? 4s देन 3d 4p, फिर 5s को फिल करेंगे, वही वेरिएशन अगेन आएगा 5s और 4d के बीच में। ठीक है, फिर 5p 6s, फिर 4f को फिल करेंगे, फिर 5d 6p 7s। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी पे बना करके कम से कम 2 बार हर बच्चा इसको बनाएगा। ये ऑफबाउ प्रिंसिपल है, और ये एरोज़ को आप एक बार अरेंजमेंट समझ लेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 बार इसको बना करके आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है,
अभी आप देखिए ये यहाँ पे अरेंज भी किया हुआ है 1s 2s 2p 3s 3p फिर 4s 3d। यहाँ पे आप लिखा 4s पहले है क्योंकि ये ऑर्डर दिखा रहा है कैसे भरते हैं, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें 3d पहले लिखते हैं हम लोग, 4s को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ यहाँ एरोज़ के फॉर्म में दी हुई है वही चीज़ यहाँ रेगुलर पैटर्न में दी हुई है। तो आप ये दोनों ही लिख लेंगे, 2 बार बनाएंगे इस डायग्राम को तो याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार फेयर कॉपी में बनाइए, एक बार रफ कॉपी में बनाइए, ये याद हो जाएगा बिल्कुल। और ये याद हो गया तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समय सोचना नहीं पड़ेगा कि 1s 2s 2p 3s 3p मतलब क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा, ये आपको बिल्कुल अपने आप याद हो जाएगा। कभी कन्फ्यूजन हो तो तुरंत ड्रॉ करके आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये ऑर्डर ऑफ बाउ नहीं दिया था, ये क्या है, ये क्या कहता है, द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट मीन्स in the ground state of the atom the orbitals are filled in order of their increasing energies। ठीक है, मतलब ग्राउंड स्टेट में अपने ऑर्बिटल्स जो है वो कैसे फिल होते हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के बेसिस पे। लोअर वन विल बी द फर्स्ट एंड द हायर वन विल बी द लास्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑफ बाउ प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं। ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बाद है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी एटम का 2 इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन की कभी भी 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अगर हम उठाएं किसी एटम के लिए तो चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे अगर हमने थर्ड शेल का ही इलेक्ट्रॉन उठाया, मान लीजिए हमने 3s का ही इलेक्ट्रॉन उठा लिया, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए 3 होगा। ठीक है, l की वैल्यू, s ऑर्बिटल है तो 0 है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू 0 होगी। m की वैल्यू भी अगर हम देखें इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस l इंक्लूडिंग 0। ठीक है, अब यहाँ पे तो 0 ही है ही l की वैल्यू, तो प्लस माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ सिर्फ m की वैल्यू भी 0 होगी, s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो यानी n l m दोनों, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ये s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n l m की वैल्यू सेम होगी। लेकिन अब बात आती है स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, क्योंकि अगर एक का ओरिएंटेशन +1/2 है मतलब क्लॉकवाइज, तो दूसरे का ओरिएंटेशन उसके अपोजिट होगा, दैट विल बी -1/2 एंटी क्लॉकवाइज। एक अगर क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज। प्रिया ने एक क्वेश्चन पूछा था कि हमेशा इसको हम लोग क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, कोई ज़रूरी है पहले वाले को? ऐसा कुछ नहीं है, एक बाई कन्वेंशन हम लोग इसको क्लॉकवाइज लेते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, मतलब ये दोनों वाइस वर्सा होंगे एक दूसरे के। ठीक है, बाई कन्वेंशन फर्स्ट वाले को हम लोग क्लॉकवाइज ही मानते हैं, दूसरे वाले को एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है प्रिंसिपल, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, दोनों बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब एक बात हम लोग और जानते हैं कि s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। ठीक है, एक ऑर्बिटल में, किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। ठीक है, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो s में हमें पता है कि एक ही ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे s में, 2। p में हमें पता है कि 3 ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2, 2 4 और 2 6। ठीक है, d में हमें पता है कि 5 ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10। f में हमें पता है कि 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 14। ठीक है, तो s p d f ये बात आप समझ लीजिए, s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो लास्ट रूल है हुंस रूल, ठीक है, उसको भी पढ़ लेते हैं। ये क्या बताता है ये रूल हमें, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल। ठीक है, एक ही सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं उनकी फिलिंग हम कैसे करेंगे, इसके बारे में ये बताता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अगर ये S है, ये P है और ये D है, सॉरी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कैसे फिलिंग होगी, फिलिंग हुंस रूल क्या कहता है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो सारे ऑर्बिटल जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन कंटेन ना कर ले तब तक हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर सकते। मतलब क्या है इस बात का,
जैसे एस ऑर्बिटल की बात करें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिया, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए आपको इसको भरने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आप एंटी क्लॉकवाइज फिल करोगे, ठीक है। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6। तो ऐसा नहीं है कि आपने इसी में 1 2 3 4 ऐसे भरना शुरू किया, ऐसे नहीं भरते। कैसे भरते हैं? पहले आपको सभी में 1 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, 1 2 3। जब सारे पी के तीनों ऑर्बिटल, पी सब शेल के तीनों ऑर्बिटल जब एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए, तब उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब 1 2 3 देन 4 5 6, ठीक है। अब अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद उसकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, 6 7 8 9 10। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि डी ऑर्बिटल का 7th इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो आप उसकी पोजीशन मुझे बता पाएंगे? बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6वां इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और 7th इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। आई बात समझ में? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आया? वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। तो ये तीनों प्रिंसिपल आप लिख लेंगे दोबारा से, इसको याद भी कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आज मैंने सोचा था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी डिस्कस करूंगी, पर वीडियो इज़ गेटिंग वेरी लॉन्गर, सो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और जो स्टेबिलिटी की बात है हाफ फील्ड और फुल फील्ड की, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोग बिल्कुल याद कर लेंगे, तभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इट्स माई होप एंड इट्स माई चैलेंज ऑल्सो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।